फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल ब्रिलियंस 53 में। तो हमने विज्ञान शिक्षण तृतीय प्रश्न पत्र में इसके प्रीवियस लेक्चर नंबर 11 में हमने प्रश्न नंबर 47 तक पढ़ा था, समझा था, एनालिसिस किया था। तो चलिए आज के इस वीडियो लेक्चर को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। लेक्चर नंबर ये 12 है। देखिए 2-4 वीडियो में और ये विज्ञान शिक्षण खत्म हो जाएगा और एक प्रीवियस ईयर 1-2 साल का लगा के इसे ख़त्म करेंगे और 4th पेपर को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, आल वाले बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से आप लोग जाकर टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं और PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। सिलेबस नोट्स सारी चीज़ें वहाँ पे आप लोग उपलब्ध कराई जाएंगी और इसका व्हाट्सअप चैनल का नोटिफिकेशन है, वहाँ से आप लोग जुड़ सकते हैं। तो चलिए आज की इस राजन सीरीज को पढ़ते हैं और समझते हैं, एनालिसिस करते हैं किस टाइप के प्रश्न लघु उत्तरीय प्रश्नों के पूछा जाता है। तो प्रश्न नंबर 48 क्या है कि कीटों के उड़ने हेतु अनुकूलन की विशेषताएं लिखिए। यानी कि जब कीट उड़ते हैं, कीट पतंगे, जैसे आप अपने वायुमंडल में वातावरण में देखते हैं, जब बारिश का मौसम होता है, जैसे जो फतिंगी वगैरह उड़ती हैं, सब वो कैसे उड़ती हैं, तो उनमें क्या अनुकूलन होता है। तो जीव या कायक यह निर्णय नहीं ले पाते कि वे अपने शरीर अथवा जैविक गुणों को वातावरण के साथ बदल सके। किसी स्पीसीज की बहुत बड़ी जनसंख्या में शायद कोई एक ऐसा जीव होता है जो दूसरों से कुछ भिन्न होता है। यानी कि अगर मनुष्य है, ठीक है, तो वो सारे मनुष्य के समान ही व्यवहार करेगा। उसके अंदर कुछ जैसे उठना बैठना चलना खाना पीना, ठीक है, ये सारी चीज़ें सामान्य एक जैसे रहेंगी, अलग नहीं रहेंगी। यह जीव अन्य जीवों की अपेक्षा वातावरणीय परिस्थितियों का अच्छी तरह सहन करने में भी हो सकता है। उदाहरण के लिए जब कोई कीटनाशक जैसे DDT, आपको पता है जो DDT का छिड़काव किया जाता है खेतों में, वो बहुत सारे कीट मर जाते हैं। कीटों के उस बड़ी जनसंख्या में कुछ कीट ऐसे भी होते हैं जिन पर DDT का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी कि वो जो कीट होते हैं जिस पर DDT का प्रभाव नहीं पड़ता है, वो कहीं न कहीं अपने आप को उस लेवल पर विकसित कर लेते हैं, अपने इम्यूनिटी को विकसित कर लेते हैं कि ये DDT उन पे असर नहीं करता है और उनकी जान बच जाती है। ये कीट वृद्धि करते हैं और इनमें प्रजनन होता है। इस प्रकार प्रतिरोधक कीटों के प्रजनन करने से उस क्षेत्र में शीघ्र ही प्रतिरोधक कीटों की जनसंख्या बढ़ जाती है। इस नई संतति पर DDT जैसे कीटनाशक का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसे हम वातावरण अनुकूलित होना कहते हैं। यानी कि जिन कीटों पर प्रभाव नहीं पड़ रहा है DDT का, वो अपने आप को विकसित कर ले रहे हैं, रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, न्यू स्पीसीज को जन्म दे रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, उसका वो वातावरण के साथ अनुकूलित है। बहुत से कीट जन्म से ही ताप से अनुकूल रखते हैं, परंतु पशु तथा मनुष्य में इस प्रकार का अनुकूलन नहीं होता है। प्रश्न नंबर 49 है, मरुस्थलीय पौधों की पत्तियां नुकीली क्यों होती हैं। जैसा कि आपको पता है, जो मरुस्थलीय है, जैसे डेजर्ट हो गया, रेगिस्तान वगैरह हो गया, वहाँ पे उनकी जो पौधों की पत्तियां नुकीली क्यों होती है, इन पौधों की मुख्य विशेषताएं क्या है। तो नुकीली क्यों होती हैं, इसका रीजन बताना है और इसकी मुख्य विशेषता क्या है। तो मरुस्थलीय पौधों की पत्तियां इस कारण नुकीली होती हैं क्योंकि पत्तियों की सतह से पानी लगातार वाष्प बनकर उड़ता रहता है। आपको पता है मरुस्थल रेगिस्तान में बहुत गर्म रहता है, 50 डिग्री सेल्सियस, 48, 49, 50, 51, 52 डिग्री सेल्सियस तक क्या होता है, टेम्परेचर जाता है। इसीलिए वहाँ से क्या होता है, उसके पत्तियों से क्या होता है, पानी क्या करता है, भाप बन के वाष्प बन के उड़ता रहता है। मरुस्थलों में पानी कमी के कारण वहाँ का वातावरण क्या था, शुष्क यानी कि गर्म होता है। अतः पत्तियों से पानी भाप बनकर उड़ ना जाए, इसके लिए पत्तियां कांटों के रूप में बदल जाती हैं। यानी कि मरुस्थल में पानी की कमी के कारण वहाँ क्या होता है, वातावरण शुष्क होता है, तो पत्तियां ये नहीं चाहती हैं कि यहाँ पे भाप बन के सारा पानी उड़ जाए। इसके लिए क्या करती हैं, पत्ती अपने आप को कांटों के रूप में परिवर्तित कर लेती हैं। इन पौधों के तने हरे तथा चपटे होते हैं और भोजन बनाने का कार्य करते हैं। जैसे आप लोग कैक्टस देख लीजिएगा, या ये क्या बोलते हैं, एलोवेरा जिस प्रकार होता है, चपटा होता है, बीच में जेली टाइप पदार्थ होता है, उसी टाइप का क्या होता है मरुस्थलीय पौधे मैक्सिमम होते हैं। और हरा, जैसे एलोवेरा भी क्या है, हरा है लेकिन चपटा है, तो उसी प्रकार मरुस्थलीय पौधे होते हैं। एक सेकेंड, हम लोग किस प्रश्न पे थे, मरुस्थलीय पौधों के। एक सेकेंड, एक सेकेंड, हाँ, 50 नंबर का प्रश्न है,
बिलियन क्या है? तो बिलियन क्या है, चलिए पढ़ते हैं। यह कितने प्रकार का होता है? तो बिलियन यानी कि सॉल्यूशन, दो अथवा दो से अधिक पदार्थों के ऐसे समांगी मिश्रण को जिसका कोई निश्चित संगठन नहीं होता, अर्थात पदार्थों की मात्राओं का कोई निश्चित अनुपात नहीं होता, बिलियन कहलाता है। तो बिलियन कई प्रकार के होंगे? टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो बिलियन प्रमुख रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला एक होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन यानी कि संतृप्त बिलियन। तो संतृप्त बिलियन वह बिलियन होता है जिसमें विलायक यानी कि द्रव यानी कि जिसमें घोला जाता है उसे विलायक कहते हैं, ठीक है। और जिसको घोला जाता है उसे विलेय कहते हैं। ये क्या है? सॉल्वेंट। विलायक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सॉल्वेंट। तो जो ये विलायक है, ये जो सॉल्वेंट है, ठीक है, मान लीजिए सॉल्वेंट क्या हो गया? वाटर हो गया, ठीक। और विलेय यानी कि सॉल्यूट। तो सॉल्यूट क्या हो जाएगा? मान लीजिए ये चीनी हो गया, ठीक। तो अगर इसे घोल रहे हैं तो यानी कि सॉल्यूट यानी कि विलेय प्लस विलायक मिलके सॉल्यूशन बनाते हैं। तो हमेशा आपको पता है जिसमें घोला जाएगा वो क्या होगा? द्रव होगा, और जिसको घोला जाएगा वो ठोस होगा। तो किसी ताप पर अधिकतम संभव मात्रा उपस्थित रहती है। तो यानी कि संतृप्त विलयन वो होता है जिसमें क्या होता है? विलायक में क्या होता है? विलेय की मात्रा अधिक होती है। यथा ताप को स्थिर रखते हुए यानी कि टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए जल में नमक की अधिकाधिक मात्रा डाली जाए। अगर जल में नमक को खूब ज़्यादा घोला जाए तो एक स्थिति में नमक का घुलना रुक जाता है। क्यों रुक जाता है? क्योंकि नमक के अणु और जल के अणु एक दूसरे में जो घुलने की मैक्सिमम सीमा होती है उसे पार कर जाते हैं, एवं कुछ ठोस नमक विलयन की तली में पड़ा रह जाता है। यानी कि उसके जो विलयन के जो मान लीजिए ये है ऐसे घुला है, इसमें ये बर्तन है, तो जो नमक और यहाँ पे नमक और ये चीनी घोले हैं इसमें, तो यहाँ पे क्या होगा? चीनी ऐसे ऐसे सॉरी जो नमक होगा क्या होगा? इसे नीचे बैठ जाएगा। यहाँ पे मान लीजिए यहीं तक पानी है, तो जितना घुलना रहेगा घुल जाएगा, बाकी जो बचा हुआ नमक होगा जो नहीं घुलेगा वो जब ऐसे ही तलछटी में बैठ जाएगा। जब तक विलयन में कुछ भी बिना घुले शेष न रह जाए उसे संतृप्त नहीं कहा जा सकता, ठीक है। इस स्थिति में विलयन में विलेय की मात्रा तथा बचे हुए विलेय की मात्रा के मध्य एक गत्यात्मक साम्य स्थापित हो जाता है, जिसे निम्नोक्त व्यक्त किया जा सकता है। तो विलेय की जो घुली हुई मात्रा होती है वो क्या होती है? विलेय की बिना घुली हुई मात्रा में क्या करती है? एक दूसरे से क्या करती है? घुलने का प्रयास करती है। तो इसी को साम्य में दर्शाया गया है। अतः संतृप्त विलयन का लक्षण यह है कि उसके संपर्क में कुछ बिना घुला हुआ विलेय भी उपस्थित है। असंतृप्त विलयन क्या होता है? तो वह होता है जिसमें विलेय की मात्रा उसमें घुलती जाती है जब तक कि विलयन संतृप्त न हो जाए। यानी कि असंतृप्त यानी कि वो तब तक जब तक वो संतृप्त न हो जाए तब तक क्या होता है? जो विलेय होता है जो ठोस होता है वो घुलता रहता है। विलयन की संतृप्तता पर ताप का प्रभाव यानी कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्यूशन सैचुरेशन। तो विलयन की सैचुरेशन पर संतृप्तता पर टेम्परेचर का क्या प्रभाव है? तो किसी संतृप्त विलयन का यदि ताप बढ़ाया जाए तो उसमें और अधिक विलेय घुलता जाता है, अर्थात ताप बढ़ाने के साथ साथ विलयन अधिकाधिक असंतृप्त होता जाता है। इसके विपरीत यदि किसी असंतृप्त विलयन को ठंडा करके उसका ताप घटाया जाए तो एक निश्चित ताप पर संतृप्त हो जाता है और ठंडा करने पर विलेय तथा विलयन से पृथक होकर बर्तन की तली में जमा होने लगता है। प्रश्न नंबर 41। तो प्रश्न नंबर 51 क्या है? प्रकाश संश्लेषण क्या है? इसकी क्रियाविधि को समझ बताइए। जैसा कि आपको पता है जो पौधे होते हैं, हरे पौधे होते हैं, वो क्या करते हैं? सूर्य का प्रकाश को क्या करते हैं? माध्यम से क्या करते हैं? अपने अंदर भोजन बनाते हैं, उसी को ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के माध्यम से। तो प्रकाश संश्लेषण को वह क्रिया कह सकते हैं जिसमें पौधे के हरे भाग हरित लवक की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को ग्रहण कर वायु से ली गई कार्बन डाइऑक्साइड गैस तथा मृदा से शोषित जल द्वारा खाद्य पदार्थों कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन गैस को निष्कासित करते हैं, और ये ऑक्सीजन गैस वायुमंडल में छोड़ते हैं जिसके माध्यम से हमें और आपको ऑक्सीजन प्राप्त होता है। यानी कि ये क्या कहते हैं? पेड़ पौधे अपने हरे भागों से हरित लवक की उपस्थिति में, ठीक है, सूर्य का प्रकाश लेते हैं और वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, और ये जो जल होता है जड़ के माध्यम से मृदा से शोषित कर लेते हैं, मृदा से सोख लेते हैं,
ठीक है, सूर्य के प्रकाश रहता है, हरित लवक रहता है, क्या बनाता है ये भोजन C6H12O6 ग्लूकोज, इसी को क्या कहेंगे खाद्य पदार्थ कहेंगे, कार्बोहाइड्रेट कहेंगे, और ये जो ऑक्सीजन होगा वायुमंडल में छोड़ देगा पेड़ पौधों के माध्यम से, और ये जल निष्कासित होगा। तो इसे क्या कहते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि क्या है, तो ये प्रकाश संश्लेषण जब होता है तो वो किस नियम किस पैटर्न पे होता है उसी की क्रिया विधि पढ़ना है। मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि पढ़ते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण एक ऑक्सीकरण अपचयन क्रिया है, यानी कि ये रेडॉक्स रिएक्शन है, यानी कि जहाँ पे ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हो रहा है, ठीक है, जिसमें जल का ऑक्सीकरण यानी कि जल का क्या होता है ऑक्सीडेशन होता है। देखिए यहाँ पे रिएक्शन में यहाँ पे जल का क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है, और CO2 का क्या हो रहा है रिडक्शन हो रहा है, तथा कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है, किसके रूप में होता है कार्बोहाइड्रेट में, यानी कि H2O O2 बन जाता है और CO2 क्या होता है ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट बन जाता है, अर्थात भोज्य पदार्थ के निर्माण में होता है। ठीक है, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में दो प्रमुख प्रावस्थाएं फेजेस पाई जाती हैं, यानी कि जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो उस समय दो प्रकार की फेज होते हैं। पहला प्रकाश रासायनिक प्रतिक्रिया यानी कि फोटोकेमिकल रिएक्शन, यानी कि प्रकाश की उपस्थिति में जो रिएक्शन होगा। दूसरा क्या होगा रासायनिक प्रकाशहीन प्रतिक्रिया केमिकल डार्क रिएक्शन, यानी कि दो प्रकार के रिएक्शन होंगे, एक लाइट रिएक्शन होगा एक डार्क रिएक्शन होगा, यानी कि प्रकाश के उपस्थिति में रिएक्शन होगा, और दूसरा क्या होगा प्रकाश के बिना होगा। तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया यानी कि लाइट रिएक्शन फोटोकेमिकल रिएक्शन, पहला फोटोकेमिकल रिएक्शन। यह क्रिया प्रकाश प्रतिक्रिया का हिल प्रतिक्रिया भी कहलाता है। चूंकि हिल नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम इसको खोजा था, इसीलिए इसे हिल रिएक्शन या हिल प्रतिक्रिया कहलाती है। यह क्रिया हरित लवक के ग्रेना में पूरी तरह होती है, यानी कि जो प्रकाश वाली जो रिएक्शन होती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान वो क्या होती है हरित लवक के ग्रेना भाग में होती है। इस क्रिया में ऑक्सीजन O2 जल से प्राप्त होती है। ठीक है, जब लाइट के माध्यम से रिएक्शन होता है तो उस समय जो O2 होता है वो किससे प्राप्त होता है ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन किससे प्राप्त होता है सॉरी जल से। और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के अपचयन के लिए इलेक्ट्रॉन भी जल से प्राप्त होते हैं। CO2 के अपचयन जब होना रहता है भोज्य पदार्थ के रूप में तो उस समय इलेक्ट्रॉन भी क्या होते हैं जल से ही निकलते हैं। इस क्रिया में प्रकाश की उपस्थिति अनिवार्य है। जब नाम ही से ही स्पष्ट है प्रकाश रासायनिक प्रतिक्रिया फोटोकेमिकल, यानी कि इसमें लाइट होना बहुत जरूरी है प्रकाश का। तो प्रकाश प्रतिक्रिया भी क्या होती है दो पदों में पूर्ण होती है। तो पहला फोटोकेमिकल रिएक्शन फर्स्ट, फोटो एक्ट सेकेंड। तो प्रकाश कर्म फोटो एक्ट फर्स्ट क्या होता है इस क्रिया में पराबैंगनी फोटॉन की क्वांटम ऊर्जा को अवशोषित करके उत्तेजित हो जाता है तथा इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। ये उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन एक पदार्थ आयरन सल्फर प्रोटीन ग्राही द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं और साइटोक्रोम F से होते हुए पुनः पराबैंगनी में वापस आ जाते हैं। इस प्रकाश कर्म में ऊर्जा ATP के रूप में संचित रहती है, क्योंकि इस क्रिया में पराबैंगनी से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन्स पुनः पराबैंगनी में वापस चले जाते हैं। इसलिए इस प्रक्रिया को चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलेशन साइक्लिक फोटोफास्फोरिलेशन कहा जाता है। इस प्रकाश कर्म में न तो जल का अपचयन होता है और न ही ऑक्सीजन मुक्त होती है। प्रकाश कर्म फर्स्ट में प्रकाश कर्म सेकेंड से मुक्त हाइड्रोजन NADP द्वारा ग्रहण कर ली जाती है, जिससे NADP2H का निर्माण होता है। तो ये फोटो एक्ट सेकेंड हो गया प्रकाश संश्लेषण में जब प्रकाश के प्रेजेंट में रिएक्शन होता है तो प्रकाश के प्रेजेंट में जब रिएक्शन होता है तो उस समय एक दूसरी भी प्रतिक्रिया होती है। वो क्या होती है इस क्रिया में पराबैंगनी फोटॉन की क्वांटम ऊर्जा को अवशोषित करके उत्तेजित हो जाता है एवं इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। ये उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन एक पदार्थ Q द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं और इलेक्ट्रॉन तंत्र से भ्रमण करते हुए प्रकाश कर्म एक के पराबैंगनी से संयुक्त होते हैं। इस प्रकाश कर्म में ऊर्जा ATP के रूप में संचित होती है, क्योंकि इस कर्म में पराबैंगनी से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन वर्णक तंत्र में वापस नहीं जाते। इसलिए इस प्रक्रिया को अचक्रीय प्रकाश फास्फोरिलेशन कहा जाता है, यानी कि एक साइक्लिक होता है और एक अचक्रीय होता है।
इस कर्म में जल का अपचयन होता है और ऑक्सीजन वायुमंडल में विसरित हो जाती है। इस प्रकार प्रकाशिक क्रिया में एटीपी बनते हैं, NADPH2 बनता है तथा O2 विमुक्त होती है। तो ये दो फोटो एक्ट हो गया। ये आपका प्रकाशिक अपक्रिया में देख लीजिए, फोटो एक्ट फर्स्ट और फोटो एक्ट सेकेंड। दूसरा क्या हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण का अपक्रिया में दो टाइप का होता है। दूसरा किस टाइप का होगा प्रकाश संश्लेषण, केमिकल डार्क रिएक्शन, यानी कि अंधेरे में। यह क्रिया मतलब बिना लाइट के भी संपन्न हो जाएगी। यह क्रिया प्रकाशहीन प्रतिक्रिया अथवा ब्लैकमैन प्रतिक्रिया भी कहलाती है। यानी कि जो लाइट रिएक्शन होता है उसे हिल अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि हिल नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम लाइट के प्रेजेंस में वो रिएक्शन देखा था, एनालिसिस किया था, खोज किया था। और जो रासायनिक प्रकाशहीन प्रतिक्रिया है, यानी कि जो डार्क रिएक्शन है, जो बिना प्रकाश के यानी कि प्रकाश की अनुपस्थिति में होता है, उसको ब्लैकमैन नामक वैज्ञानिक ने देखा था, इसीलिए इसे ब्लैकमैन प्रतिक्रिया भी कहते हैं। इस क्रिया के लिए प्रकाश की जरूरत नहीं होती और यह क्रिया हरित लवक के स्ट्रोमा के भाग में उत्पन्न होती है। और जो लाइट रिएक्शन होती है, प्रकाश जो प्रकाशिक अपक्रिया, इसके पहले हमने बताया है, वो क्या होता है, हरित लवक के ग्रेना में होता है। और ये जो दूसरा होता है प्रकाशहीन अपक्रिया, ये किस में होता है, हरित लवक के स्ट्रोमा में होता है। यानी कि पहला ग्रेना, दूसरा स्ट्रोमा। इस क्रिया में प्रकाश रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा निर्मित एटीपी तथा NADP इंटू H2 ऊर्जा वाहकों का स्ट्रोमा में प्रवेश होता है तथा अधिक ऊर्जायुक्त कार्बन पदार्थों अर्थात कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। अतः वायुमंडल से अवशोषित CO2 का अपचयन होकर कार्बोहाइड्रेट बनता है इसमें। ठीक है, इस प्रकार हमने प्रकाश संश्लेषण को पढ़ लिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था, तो इसे आप लोग एक बार और देख लीजिए। रासायनिक प्रकाशीय अपक्रिया को ब्लैकमैन कहते हैं। इसको दो फोटो एक्ट होते हैं पहले टाइप वाले में, ठीक है। प्रकाश हील अपक्रिया भी कहते हैं इसमें। और प्रकाश संश्लेषण में जो ये समीकरण है CO2 वाला, ये इसे ध्यान रखना है, ये एग्जाम में लिखना मस्ट है, इसे लिखना बहुत जरूरी है। प्रश्न नंबर 52 देखिए, पत्तियों के रूपांतरण का वर्णन कीजिए। तो पत्तियों का रूपांतरण कैसे होता है, जब पत्ती के स्थान पर कोई अन्य संरचना बनती है तो उसे पत्ती का रूपांतरण कहता है। यानी कि पत्ती के स्थान पर कोई उसकी अलग संरचना बन जाती है, उसे पत्ती का रूपांतरण कहा जाता है। और ये संरचनाएं निम्न प्रकार की हो सकती हैं, जैसे पहला क्या हो जाएगा, पर्णघट, लीफ पिचर। इसमें पूरी पत्ती या फलक का कुछ भाग घड़े के समान आकृति में परिवर्तित हो जाती है। यानी जब पत्ती क्या होता है, घड़े के समान आकृति हो जाती है परिवर्तित होकर, तो उसे क्या कहते हैं, पर्णघट कहते हैं। यानी कि घड़े के समान, नाम से यह स्पष्ट है, पर्णघट। यानी कि पड़ मतलब पत्ता, घट माने घड़ा। तो मान लीजिए क्या हो गया, उसका पत्ता क्या होगा, घड़े के समान परिवर्तित हो जाता है। और इसका एग्जाम्पल याद रख लीजिए, नेपेंथिस और डाइस्कीडिया। यानी कि नेपेंथिस और डाइस्कीडिया क्या होता है, पर्णघट होता है। यानी कि इसकी पत्तियां घड़े के समान क्या होती हैं, परिवर्तित हो जाती हैं। पड़राभ वृंत यानी कि फाइलोड, यानी कि जो इसका पड़राभ होता है वो वृंत के समान होता है। जैसे ये पौधे का जो नीचे वाला भाग जैसे पकड़ा जाता है, पकड़ के जैसे मान लीजिए किसी को देना है, जो नीचे वाला होता है, ये इसमें पर्णवृंत चपटा होकर फैल जाता है। यानी कि जो ये पर्णवृंत होता है पुष्प का, ये क्या होता है, ऐसे चपटा हो जाता है। ठीक है, चपटा हो जाता है, ये इन दोनों साइड से चपटा हो जाता है और ऐसे फैल जाता है और फलक का कार्य करने लगता है। जैसे बबूल, आप बबूल में देख सकते हैं, ये पर्णवृंत होता है, फाइलोड होता है। पत्ती का प्रतान, लीफ टेंड्रिल, इसमें संपूर्ण पत्ती प्रतान में रूपांतरित हो जाती है। जैसे स्वीट पी। पर्णशल्क, लीफ स्केल, इसमें पत्ती शल्क के जैसी पतली झिल्लीनुमा हो जाती है। जैसे रस्कस। पत्रक प्रतान, लीफलेट टेंड्रिल, संयुक्त पत्ती के पत्रक प्रतान में परिवर्तित हो जाते हैं तो वह पत्रक प्रतान कहलाता है। जैसे मान लीजिए जब ये संयुक्त पत्ती ऐसे होता है, ठीक है, ऐसे मान लीजिए ये संयुक्त पत्ती है, ये क्या हो जा रहा है, ये पत्रक प्रतान में परिवर्तित हो जा रहा है, तो उसे क्या कहेंगे, पत्रक प्रतान। जैसे मटर, मटर क्या होता है, पत्रक प्रतान होता है। छठा क्या है, पर्णथैली, लीफ ब्लेडर, कुछ पौधे जैसे यूट्रिकुलेरिया आदि में पत्ती थैलीनुमा संरचना में रूपांतरित हो जाती है। यानी कि पर्णथैली में क्या होता है, जो पत्ती होता है थैली के समान रूपांतरित हो जाती है। जैसे इसका एग्जाम्पल हो जाएगा पर्णथैली का यूट्रिकुलेरिया।
इसे क्या कहेंगे, यूट्रिकुलेरिया। पढ़ रहे सूल, तो लीफ स्पाइन, इसमें पत्ती की संरचना के स्थान पर सूल बन जाता है, जैसे बर्बेरी। ठीक है, प्रश्न नंबर 53 हम लोग पढ़ते हैं, गति किसे कहते हैं। गति के प्रकार, तो समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की वस्तु की गति कहलाती है। यानी कि मान लीजिए आप इस टाइम जहाँ बैठे हैं वहाँ से उठ के 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर चले जाते हैं तो आपकी गति कहलाएगी। यानी कि समय के साथ आपकी स्थिति में परिवर्तन हो गया। तो मुख्यतः गति को 3 भागों में विभक्त किया जा सकता है। तो पहला स्थानांतरी गति, यानी कि ट्रांसलेटरी मोशन। जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में गति करती है तो ऐसी गति को स्थानांतरी गति कहते हैं। यानी कि एक सीधे में गति कर रहा है तो उसे स्थानांतरी गति। स्थानांतरी गति को रेखीय गति भी कहा जाता है। यानी कि ट्रांसलेटरी मोशन को क्या कहते हैं, लीनियर मोशन भी कहते हैं। जैसे सीधी पटरियों पर चलती रेलगाड़ी, ये क्या है, स्थानांतरी गति कर रही है, लेकिन एक ही सीध में चल रही है। रेखीय गति करते हुए क्या कर रही है, दिल्ली से बनारस चली आ रही है अपने पटरी पर। ये क्या है, स्थानांतरी गति का उदाहरण हो जाएगा। स्थानांतरी गति में मूल बिंदु से दायां की ओर की दूरी को धनात्मक, मान लीजिए ये स्थानांतरी गति कर रहा है कोई कण, तो मान लीजिए ये मूल बिंदु O है। ठीक है, तो यहाँ से मान लीजिए अगर ये दाहिना यानी कि राइट में ये गति कर रहा है तो इधर पॉजिटिव हो जाएगा, और लेफ्ट में गति कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। यानी कि ट्रांसलेटरी मोशन को क्या कहते हैं, रेखीय गति भी कहते हैं। जैसे उसका एग्जाम्पल हो जाएगा रेल की पटरियों पर जो गति करने वाले हो गए। दूसरा क्या हो गया, घूर्णन गति, रोटेटरी मोशन। तो अपने अक्ष के सापेक्ष या अपने अक्ष पे ही परितः क्या होती है, घूमती है। जब कोई पिंड किसी अक्ष से परितः घूमता है तो ऐसी गति को घूर्णन गति कहा जाता है। जैसे आप लोग जो लट्टू होता है देखते हैं, अपने अक्ष के परितः ही क्या होती है, घूमती है, उसे ही घूर्णन गति का एग्जाम्पल है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन गति का प्रमुख उदाहरण है। पृथ्वी क्या है, मान लीजिए पृथ्वी है, ये अपने अक्ष पर ऐसे ऐसे घूमती है, ऐसे ऐसे। ठीक है, तीसरा है कंपनी गति, वाइब्रेटरी मोशन। तो जब कोई वस्तु निश्चित बिंदु के इधर उधर गति करता है तो इसे कंपनी गति कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई कण है, ये कण एक बार इधर गति कर रहा है, एक बार इधर गति कर रहा है, और इतना ही दूर में गति कर रहा है, तो ऐसे ऐसे ये कंपन कर रहा है। ठीक है, जैसे घड़ी के लोलक का अपनी मध्यमान स्थिति के दोनों ओर दोलन करना, यानी कि घड़ी का जो पेंडुलम होता है ऐसे, ये क्या करता है, ऐसे ऐसे खट 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 ऐसे ऐसे चलता रहता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये कंपनी गति या वाइब्रेटरी मोशन हो जाएगा। इस प्रकार हमने प्रश्न नंबर 53 तक आज के इस विज्ञान शिक्षण तृतीय प्रश्न पत्र में पढ़ा, लघुत्तरीय प्रश्नों को पढ़ा और समझा। चलिए इस वीडियो कहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो इस वीडियो के टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड का भी लिंक है, सीटेट का भी लिंक है, वहाँ से आप लोग जाइए, देखिए, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, और जो ना समझ आए कमेंट करिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। धन्यवाद।